हेलो, जय हिंद। S1 S6 की एक क्लास तो पहले हो चुकी है। उसमें मैंने आपको 4 रूल्स बताए थे कि किस तरीके से आपको S1 S6 को विथ 100% एक्यूरेसी के साथ सोल्व करना है। ये दूसरी क्लास जो है ना, अभी 3 दिन बाद आपका एग्जामिनेशन है। S1 S6 जो है वो आपको थोड़ा सा बाकियों से ऊपर उठा सकता है, क्योंकि ये हर किसी को कर नहीं आता। एक्यूरेसी के साथ हर कोई नहीं कर सकता इन चीज़ों को, क्योंकि लोग वह बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। 4 बेसिक रूल्स हैं, उनको फॉलो करोगे तो आप S1 S6 को 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाओगे। प्री रिक्विजिट ये है, मतलब शर्त ये है कि आपको आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। तो मैं शुरू कर रहा हूँ सीरीज फर्स्ट 2024 के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ, जो हमने क्वेश्चंस पहले नहीं देखे हैं क्लास में। ठीक, चलिए सबसे पहले मैं आपको चारों रूल्स वापस से बता देता हूं जो मैंने उस क्लास में आपको बताए थे। पहला रूल था कि भैया सबसे पहले S1 और S6 को रीड करना है। ठीक है, उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि असल में बात किस बारे में हो रही है। उसके बाद दूसरा रूल था कि फिर आपको ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शंस में अगर 2 ऑप्शंस सेम वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं तो सबसे पहले इन्हीं ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक, तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको हायरार्की मेंटेन करना है ना, कि कैसे सेंटेंस जो है वो हायरार्की पर बेस्ड है। सारे हायरार्की पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले राजा की बात होगी, फिर प्रजा की बात होगी, फिर प्रजा के दुख दर्दों की बात होगी। समझ रहे हो ना, ऐसे हायरार्की मेंटेन होती है। ठीक, ये हो गया। फिर मैंने आपको बताया था जब ऑप्शन सेम ना हो, ऑप्शन में कोई भी 2 ऑप्शन सेम वर्ड से शुरू ना हो रहे हो, तो आप पूरे सेंटेंसेस को रीड करते हैं और वहां पर रीड करते वक्त आप दिस एंड दीज इस तरीके कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का ध्यान रखते हैं जो कि आपको सेंटेंसेस को रिलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बस तो ये चारों रूल थे। इन चारों रूल्स के बेस्ड पर हम इन क्वेश्चंस को अंजाम देंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत प्यार से सोल्व होंगे। ठीक है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना इस क्लास को, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, पहली क्लास नहीं देखी हो तो पहली क्लास जाके देखो। उतना वक्त तो तुम्हारे पास नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम पास में आ गया है। कोई बात नहीं, ये एक ही क्लास देख लो, तुम्हारे लिए काफी है। क्वेश्चन नंबर यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। सेंटेंस 1 रीड कर रहा हूं मैं। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें यह कहा है, जो कहा है आपने सुन लिया कि अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। S6 में क्या कहा है, he shall receive such remunerations as the president may determine। यानी प्रेसिडेंट साहब जो रिम्यूनरेशंस यानी जो भत्ते वत्ते जो भी है, जो सुख सुविधाएं डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, वही अटॉर्नी जनरल साहब को मिलेगी। S6 में यह बात हुई है। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पे सीधा। यहां आप देख पा रहे हो कोई भी ऑप्शंस सेम वर्ड्स के साथ शुरू नहीं हो रहा है, यानी आप एक एक ऑप्शंस को पकड़ पकड़ के देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए को मैंने देखा, पी से शुरू हो रहा है, मैंने पी को देखा। पी पढ़ने से पहले मैं S1 को वापस से पढ़ूंगा। S1 में क्या बात हुई है, सिर्फ इतनी सी बात कि अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अब मैं पी पढ़ रहा हूं, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। प्रेसिडेंट साहब, हाँ, अटॉर्नी जनरल साहब की ड्यूटीज की बात हुई है इस वाले में। ठीक है, ओके। फिर देखो क्यू में क्या बात हुई, द अटॉर्नी जनरल शेल होल्ड ऑफिस, मतलब वो ऑफिस में कब तक रहेंगे, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तब तक अटॉर्नी जनरल साहब ऑफिस में रह सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब का मूड बदला कि भैया जाओ आप बोरे बिस्तर बांध के, तो उनको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट साहब को ऐसा कौन बोलता है कि अटॉर्नी जनरल को हटाओ, नया लाते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है, यस, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं आर। Any person qualified to be a judge of the Supreme Court can be appointed for the post। S1 में बात हुई है अपॉइंटमेंट की, है ना, और R में बात हुई है क्वालिफिकेशंस की, कि कैसे किस प्रकार का बंदा अटॉर्नी जनरल बन सकता है, क्वालिफिकेशंस की। तो सबसे ज्यादा सुटेबल तो यही रहेगा ना, R वाला। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, बाकी सब बर्बाद है। चलिए, सिंपल आया समझ में। हायरार्की मेंटेन करो आप। अब आप इस ऑप्शन को वापस से चेक करे बिना टिक लगाकर मत जाइएगा, आपको और कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। ऑप्शन टिक लगाने के बाद
आपको उस चारों सेंटेंसेस को रीड जरूर से कर लेना है, ठीक है। एक सीक्वेंस दिखना चाहिए आपको। चलिए, और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, S1 S6 हमेशा और हमेशा आपके पेपर के लास्ट में करोगे आप, है ना। अभी पेपर से एक दिन पहले मैं क्लास बनाऊंगा, है ना, 2 दिन पहले उस क्लास में मैं बता दूंगा कि हाउ टू डील विथ इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। आपको पहले किस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं और क्वेश्चन पेपर सोल्व करते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां अक्सर लोग करते हैं, आप भी करोगे, तो मैं वो गलतियां आपको पहले से बता दूंगा ताकि आपसे वो ना हो, ठीक है। चलिए फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लगा तो लिया है, लेकिन मैं इसको वापस से पढ़ूंगा। मैं आर पढ़ रहा हूं। एनी पर्सन, है ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, वो अटॉर्नी जनरल बनने के लिए भी क्वालिफाइड है। फिर मैं देखता हूं एस, द ड्यूटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल। ड्यूटीज में क्या क्या चीजें हैं, जो भी चीजें हैं यहां पर दे रखी है। फिर है पी, इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। जब ड्यूटीज के बारे में बताओगे कि ड्यूटीज क्या क्या है, तभी तो उसको परफॉर्म करोगे ड्यूटीज को। हायरार्की दिख रही है ना, सीक्वेंस दिख रहा है, यस। फिर क्यू, अटॉर्नी जनरल कब तक रह सकते हैं, प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। उसके बाद वापस से बात हुई है 6 में कि प्रेसिडेंट ही अटॉर्नी जनरल के रिम्यूनरेशन यानी उनके भत्ते वगैरह डिसाइड करते हैं, यानी एक हायरार्की अपने को मिल गया, यानी सी वाला आंसर सही है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम आगे चलते हैं। 32 वाला क्वेश्चन देखिए आप। सेंटेंस 1 सबसे पहले रीड करो। कोविड-19 वाज अ हेल्थ कैटास्ट्रोफ दैट कॉज्ड ग्रेट डिस्ट्रेस। कोविड-19 जो था वो एक स्वास्थ्य संबंधी कैटास्ट्रोफ यानी तबाही, बर्बादी था, ठीक है, जिसने बहुत ज्यादा चिंता पैदा की। S6, it triggered the movement of more than 7 million people through lockdown and post lockdown period. It triggered, इस चीज ने ट्रिगर्ड किया, किस चीज को, मूवमेंट ऑफ मोर देन 7 मिलियन पीपल। 7 मिलियन से ज्यादा लोग जो है लॉकडाउन के दौरान और आफ्टर द लॉकडाउन डिस्प्लेस हुए हैं, यहां से वहां मूव हुए हैं, ठीक है। तो हमने S1 में कोविड-19 के बारे में देखा, S6 में हमने देखा कि किसी चीज की वजह से कोई लोग मूव हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस पर, और लकीली यहां पर दो ऑप्शंस के वर्ड्स सेम दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं ए वाले को देख रहा हूं, यानी S वाला। तो कोविड-19 की बात हुई है इसमें, S1 में। S में बात हो रही है ड्यूरिंग द पेंडेमिक, इस पेंडेमिक के दौरान इंडिया रीएस्टेब्लिश्ड इट्स क्रेडेंशियल्स। इंडिया ने अपने क्रेडेंशियल्स को रीएस्टेब्लिश्ड किया। क्रेडिबिलिटी मतलब होता है विश्वास, क्रेडुलस यानी विश्वसनीय, जिस पे विश्वास किया जा सके। तो इंडिया ने अपना विश्वास वापस से रिकायम किया। कैसे? एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, फार्मेसी के तौर पर, वर्ल्ड की फार्मेसी के तौर पर क्या करके, मेडिसिन सप्लाई करके इंडिया ने ऐसा किया, है ना। एंड इक्विपमेंट टू ओवर 150 कंट्रीज, इंडिया ने मेडिसिन सप्लाई की और 150 कंट्रीज को इक्विपमेंट सप्लाई किए, जैसे ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह, इन द फेस ऑफ डॉन्टिंग लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। बहुत डरावने, बहुत मुश्किल लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के बावजूद इंडिया ने ऐसा किया, ठीक है। S1 हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब क्यू पढ़ लेते हैं। क्या S1 के बाद क्यू आ सकता है क्या? मेड इन इंडिया वैक्सीन्स वर सेंट टू मोर देन 90 कंट्रीज ऑन अ कमर्शियल एंड ग्रांट बेसिस। मैंने आपसे बात की थी हायरार्की की, यानी कि एक सीक्वेंस, सुटेबल सीक्वेंस, वो यहां फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की यहां बात हुई है, एस में बात हुई है पेंडेमिक की वापस, यानी पेंडेमिक यानी वही ना कोविड-19, यानी यहां पर हायरार्की दिख रहा है, ठीक है। जब आप बता दोगे मोटे मोटे तौर पर कि भारत ने मेडिसिन सप्लाई की, मेडिसिन सप्लाई की और फार्मेसी के तौर पर भारत ने खुद को वापस रिएस्टेब्लिश किया, फिर ही उसके बाद ही तो आप कहोगे ना कि कौन सी मेडिसिन सप्लाई की, वैक्सीन सप्लाई की। समझ में आ रहा है? यानी हायरार्की तो ऐसे मेंटेन हो रही है, यानी आपका एस वाला पहले दिख रहा है, तो भैया अपन एस वाले को पहले लेंगे, यानी 2 ऑप्शन खत्म हो गए, आपके पास 2 ही बचे। अब एस देख लो कि पेंडेमिक के दौरान इंडिया ने ये काम किया, ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब देखो क्यू, मेड इन इंडिया वैक्सीन्स भेजी गई, ठीक है। फिर आर देख लो, इंडिया जस्टिफाइड
इट्स क्रेडेंशियल्स एज ए ग्लोबल HADR प्लेयर। इंडिया ने खुद की विश्वसनीयता कैसे जस्टिफाई की? HADR प्लेयर के तौर पे काम करके रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स को मालदीव्स, कुवैत, मॉरिशस एंड इन जगहों पर भेजकर एंड और इन्होंने क्या किया? मिशन सागर लॉन्च किया इंडिया ने। ठीक है, फिर पी में क्या हुआ है? इंडिया ऑल्सो अंडरटुक वंदे भारत मिशन। तो ये तो बढ़िया हो गया यार, यहां मिशन सागर की बात हुई है और अगले वाले में ऑल्सो इंडिया ने मिशन सागर के बाद मिशन वंदे भारत भी किया। और फिर पी के बाद देखो S6 कि इट ट्रिगर्ड द मूवमेंट। इट कौन? वंदे भारत मिशन ट्रिगर्ड द मूवमेंट ऑफ 7 मिलियन पीपल। हो गया हायरार्की। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी ट्रू आंसर। सिंपल, ठीक है ना, इजी। और अगर बी वाला अगर आप पढ़ते हो तो एस आप पढ़ लोगे। एस में हमने पढ़ लिया कि भैया यहां ड्यूरिंग द पेंडेमिक क्या क्या हुआ है, हमने वो बात की। ठीक है, तो उसके बाद पी तो आ ही नहीं सकता ना, पी में तो ऑल्सो लगा है, यानी हमने ये मिशन भी लॉन्च किया। तो इससे पहले कौन सा मिशन किया वो बताना पड़ेगा ना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तभी तो आप ऑल्सो लगाओगे। इजी। नंबर 33 देखिए, S1 पढ़िए। द न्यू डेवलपमेंट बैंक has been instituted with a vision to support and foster infrastructure and sustainable initiatives in emerging economies। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, ध्यान रखना इस चीज को, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो सबसे पहले आप हायरार्की को ध्यान में, वैसे हायरार्की हर एक सेंटेंस में, हर एक S1 S6 वाले क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। हायरार्की इज द स्टार रूल, वो तो हर जगह इंप्लीमेंट होगा ही, है ना, क्योंकि सीक्वेंस ही तो आधार है इन क्वेश्चंस का, और क्या। और हायरार्की मतलब सीक्वेंस, ठीक है, कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। अब देखो आप, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है और क्या बात हुई है कि ये किस विजन के साथ, किस मतलब किस लिए ये बना, किस लिए बना ये, ताकि ये सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स को और इमर्जिंग इकोनॉमीज को एक फोस्टर यानी मजबूत करना, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके। S6 में देखो, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोवर्स फ्रॉम द बैंक। इंडिया इस बैंक में से लोन लेने वाले लोगों में एक है ना। किस सेक्टर्स में इंडिया ने बैंक लिया? सेक्टर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, वाटर एंड वगैरह वगैरह। सॉरी। तो आगे चलते हैं। हमने पढ़ लिया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है और इंडिया भी उससे लोन लिया है, उसकी बात हुई है। अब आ जाओ ऑप्शंस में, कोई भी ऑप्शंस सेम वर्ड के साथ शुरू नहीं हो रहा है तो मैं पी के साथ जा रहा हूं। सबसे पहले S1 में बात हुई है न्यू डेवलपमेंट बैंक की और वो उसका विजन। अब मैं पी पढ़ता हूं, द पर्पस ऑफ द बैंक। बैंक का पर्पस क्या है, कि पर्पस वगैरह जो भी है ना। पी में बात हुई है पी फॉर पर्पस की। फिर आ जाओ एस, इंडिया एंड अदर 4 फाउंडिंग मेंबर्स हैव इक्वल शेयर होल्डिंग, कि इंडिया और बाकी के जो 4 देश हैं जिसने इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को फाउंडेड किया, इसको इस्टेब्लिश किया, उन सभी ने इक्वल शेयर होल्डिंग किया है, बैंक के अंदर बराबर हिस्सेदारी रही है। क्यों में क्या कह रहा है? ईच मेंबर कंट्री हैज अ शेयर होल्डिंग ऑफ 20%। भैया हो गया ना मैच। क्या कह रहा है? एस में कह रहा है कि बराबर शेयर होल्डिंग रही है, उसके बाद बता रहा है कि भाई कितनी रही है, इतनी इतनी। तो सबसे पहले शेयर होल्डिंग की बात होगी, फिर बात होगी कि कितनी, इसका अमाउंट कितना था, 20%। यानी हायरार्की दिख रही है ना, यानी भैया एस और क्यू का हायरार्की तो दिखेगा। देख लो एस क्यू कहां पर है, यहां पर एस क्यू है नहीं, यहां पर एस क्यू है नहीं, क्या यहां पर एस क्यू है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात खत्म हो गई। हायरार्की इज द की रूल। आगे चलते हैं 34। आयुर्वेदा लिटरली मीन्स साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा का लिटरली मतलब होता है, यानी शब्दों वाला मतलब, लिटरली यानी शब्दों वाला जो मतलब है आयुर्वेदा का, क्या मतलब होता है? साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है। S6 में कह रहा है
कि इट इज अबाउट द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन दीज एस्पेक्ट्स। जैसा जब भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखें, दिस, दीज, इन पे तो आपको विशेष से, है ना, कैमरामैन फोकस करो, उस तरीके से आपको फोकस करके देखना है इन चीजों को, जहां पे दीस और दिस दिखे ना उनको, क्योंकि ये रिलेट करने में बहुत हेल्प करती है। बात हुई है दीज एस्पेक्ट्स की। दीज एस्पेक्ट्स, भैया कौन से एस्पेक्ट्स? तो आप इन सेंटेंसेस में देख लो, क्या कहीं पर किन्हीं एस्पेक्ट्स की बात हुई है? हाँ, आप जब रीड करोगे आपको पता चल रहा है, आपको मोटे मोटे तौर पर ये दिखाई दे रहा है एस्पेक्ट्स। आयुर्वेदा takes an integrated view of the physical, mental, spiritual and social aspects। ठीक है, यानी एस्थेटिक्स से पहले क्या आना चाहिए? क्यों आना चाहिए, यानी लास्ट में क्यों आना चाहिए। ये रहा लास्ट में क्यों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, एक बार इसको पूरा रीचेक कर ही आगे बढ़ना, है ना। हम जल्दी में आंसर तो हमने सोल्व करना सीख लिया कि कैसे जल्दी लगाते हैं आंसर, लेकिन उसको रीचेक करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आप पेपर के लास्ट में कर रहे हो, है ना, और पेपर आप पूरा हो चुका है आपका, उसके बाद एसएलएससी को कर रहे हो। बिल्कुल माइंड को पीसफुल बना के फिर करना है। समझ गए बात को? चलिए, तो यस, मैं इसको वापस से स्क्रीन फुल कर देता हूं। यस, देखिए मैं इसको चेक कर देता हूं। आयुर्वेदा का लिटरली मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ। फिर देखो पी, आयुर्वेदा हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द वेरियस वैदिक हिम्स। आयुर्वेद जो है वो इवॉल्व हुआ है, यानी बना है। किससे बना है? वैदिक हिम्स रूटेड इन द फंडामेंटल फिलोसफीज अबाउट लाइफ, डिजीज एंड हेल्थ। उन वैदिक ग्रंथों से ये बना है। फिर आर में क्या कह रहा है? द चक्र संहिता। अब जब वैदिक ग्रंथों की बात हो गई तो कौन कौन से ग्रंथ, अब इसके बाद हायरार्की मेंटेन हो रही है ना, कि भाई ये है ना चक्र संहिता में सुश्रुत संहिता है ना, जो डेवलप हुई थी तब ओके, यही ट्रीटीज है। ट्रीटाइजेज मतलब आधार है आयुर्वेदा का। मतलब आयुर्वेदा जो है वो उसमें जो भी चीजें लिखी गई है वो इन किताबों से लिखी गई है। ठीक, यानी ये हायरार्की हो गया। एस देख लो, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अब इसका मतलब बता रहा है कि आयुर्वेदा का असली मतलब क्या है। हेल्थ इज कंसिडर्ड ए प्रीरिक्विजिट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ लाइफ। अगर आपको ऑफिसर बनना है फौज में तो हेल्थ जरूरी है, आपको सुबह 4 बजे उठ के दौड़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है, प्रीरिक्विजिट है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी चीजों में हेल्थ का रिक्विजिट है। ओके, फिर आया गया क्यों, जो हमने देख ही लिया। एस्पेक्ट्स की बात हुई है, उन्हीं एस्पेक्ट्स की बात एस्टिक्स में हुई है। अब हम श्योर हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा गलत नहीं है। आगे चल रहे हैं 37 देखिए। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्ट कल्चर इन इटली वाज ए स्लैकनिंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ रिलीजन ओवर ह्यूमन लाइफ। ये हमने पढ़ लिया। एथिक्स पढ़ो। देयर वाज आल्सो ए कंसर्न एट दिस टाइम विद गुड मैनर्स। अभी आजकल जो है इटली में गुड मैनर्स की भी चिंता होने लगी है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, मतलब लोग बाग अच्छे मैनर्स नहीं रखते होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। हमें लकीली सेम मिल गया। क्यू में क्या लिखा है? ही रोट। तो भैया ये तो शुरुआत में नहीं आ सकता, क्योंकि S1 में तो किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं हुई जिसके लिए मैं प्रोनाउन लगा सकूं। ऐसा कोई नाउन तो नहीं आया ना यहां पर ताकि मैं उसके लिए ही लगा दूं। हाँ, रमेश इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो ही प्रोनाउन है, किसके लिए आएगा? किसी न किसी नाउन के लिए। तो इसमें तो कोई नाउन है ही नहीं, यानी ये प्रोनाउन फिर कहां से आया शुरुआत में? खत्म। तो अब बचे आपके पास 2, है ना। अब एक और बात ध्यान रखो, क्यू में अगर ही आ रहा है यानी क्यू से पहले जो भी सेंटेंस आएगा उसमें उस व्यक्ति की बात हुई होगी। देख लो भैया, क्यू से पहले आ रहा है एस में किसी व्यक्ति की बात हुई क्या? देखो, फ्रांसिस्को बार्बरो वॉज अ ह्यूमनिस्ट फ्रॉम वेनाइस। फ्रांसिस्को बार्बरो जो था वो एक ह्यूमनिस्ट था। फिर क्यू, ही रोट ए पैम्पलेट डिफेंडिंग एक्यूजेशन ऑफ वेल्थ एज ए वर्च्यू। उसने
ये एक ऐसा पेम्पलेट लिखा था, ठीक है। फिर आर देख लो, इन ऑन प्लेजर लोरेंजो वेला अनोदर ह्यूमनिस्ट, अनोदर एक और, यानी पहले फ्रांसिस्को की बात होगी तभी तो अनोदर की बात होगी ना, यानी आपका सीक्वेंस बहुत ही सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डी वाला खा जाओ तुम आराम से, ठीक है, और सी वाला लगा दो। चलो आगे चले। सॉरी, खांसी अब तो गई नहीं मेरी। देखो तो ये हो गया काम। अब हम आगे चलते हैं, चलिए 38 ऐसा पढ़िए। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वॉज स्टार्टेड इन 1995, यानी ये चीज जो थी वो 1995 में शुरू हुई थी। ओके, एसिक्स पढ़िए। देयरफॉर, इसीलिए वेरियस स्कीम्स ऑफ पीएलआई एंड आरपीएलआई आर वेरी पॉपुलर अमंग द क्लाइंट्स। और इसीलिए मतलब कोई ना कोई रीजन दिया होगा एसिक्स से पहले कि पीएलआई और आरपीएलआई स्कीम्स जो है वो इतनी फेमस क्यों है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस पर। ऑप्शंस में हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि दो ऑप्शंस हमारे हेल्प करने के लिए, देखो हमारी हेल्प करने के लिए तो देता है ये, है ना, ताकि हम अगर एलिमिनेट करें तो दो एक साथ एलिमिनेट हो जाए, मजा आ जाए। तो देखो क्यू वाला, क्या क्यू हो सकता है? S1 में बात हुई है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वॉज स्टार्टेड इन 1995, ठीक है, कि वो कब स्टार्ट हुई थी स्कीम, ठीक है। अब क्यों में क्या बात कर रहा है? हाउएवर, हालांकि पीएलआई एंड आरपीएलआई कंटिन्यू टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस कवर एट लो प्रीमियम रेट्स, हालांकि इन दोनों स्कीम्स ने लो प्रीमियम रेट पर इंश्योरेंस कवर देना जारी रखा। तो इससे पहले कोई नेगेटिव बात रही होगी, तभी तो हाउएवर आया ना। हाउएवर क्या दिखाता है? कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है कि नहीं? तो यानी क्यू तो शुरुआत में नहीं आ सकता, क्योंकि क्यू से पहले अगर है ना क्यू शुरुआत में आ रहा है मतलब S1 के बाद क्यू आ रहा है, तो S1 में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, ठीक है। यहां तो सिंपल सी बात हुई है। तो भैया दो खत्म हो गए, आगे बचे दो। अब हमें पता चल गया कि शुरुआत में आर तो है, ठीक, आर तो है भैया शुरुआत में, ये हमें पता चल गया। अब हम देख लेते हैं फटाफट से आर में क्या कह रहा है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, ये जो स्कीम है इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर, कि इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करना किसको? रूरल पब्लिक को, है ना, एंड टू बेनिफिट वीकर सेक्शंस, और वीकर सेक्शन को बेनिफिट प्रोवाइड करना, एंड वुमेन वर्कर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करना जो कि रूरल एरियाज से आती है पर्टिकुलरली, ठीक है। यहां बात हुई है कि S1 में बात हुई है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की, और R में इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात हुई। अब आ जाते हैं P पर। इट ऑल्सो एम्स, इसके एक और उद्देश्य, तो उद्देश्य तो यहां दिख गए अपने को ऑब्जेक्टिव्स। इट ऑल्सो एम्स, उसका इट ऑल्सो इसका ये उद्देश्य भी था, तो पहले ये हो गया फिर ये भी आ गया ना आरपी का सीक्वेंस। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एस भी पढ़ लो, ठीक है। विथ लिबरलाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, लेकिन जैसे जैसे इंश्योरेंस सेक्टर लिबरलाइज हुआ और बहुत सी स्कीम्स आई, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड रूरल लाइफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आर ऑपरेटिंग इन ए वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो फिर ये दोनों स्कीम्स जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट करने लगी। तो सबसे पहले इनके ऑब्जेक्टिव्स तो आएंगे, है ना, उनके बाद तो उसके बाद तो इसकी बात होगी, है ना, कि फिर बाकी सारी चीजें भी बहुत सारी आई और इन चीजों ने कैसे काम किया। तो भैया ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन आपका बर्बाद हो गया है। आगे चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 39। S1 में बात हुई है डिजिटल लॉकर इज अ की इनिशिएटिव अंडर डिजिटल इंडिया एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। यानी डिजिटल लॉकर जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया के तहत, जिसका उद्देश्य ये है कि इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में बदलना और एक नॉलेज इकोनॉमी में बदलना, ठीक है। यस, एसिक्स में देखो दीज लेगेसी डॉक्यूमेंट्स आ गया ना तुम्हारे हेल्प करने के लिए। अब देख लो कहीं लेगेसी डॉक्यूमेंट्स की बात हुई है क्या PQRS में, देख पाओगे? टारगेटेड द पेपरलेस गवर्नेंस डिजिटल लॉकर इज ए प्लेटफॉर्म, नहीं, यहां तो डिजिटल लॉकर के बारे में बात हुई है कि ये क्या क्या चीजें करता है। एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की बात हुई है लेकिन लेगेसी डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखा है। चलिए खत्म, आगे चलते हैं।
Organizations that are registered with digital can push electronic documents and certifies directly into citizen locker. यहाँ पे बात नहीं हुई. R. Citizens can also upload scans copies of their legacy documents. R. यानी S1 के बाद R आएगा, ये खत्म. ठीक है, लेकिन क्या करोगे आप? आपको सारे सीक्वेंसेस को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर ही आगे बढ़ना है. ठीक है, चाहे आपका आंसर जल्दी लग जाए, फिर भी आपको एक बार फास्ट रीड कर लेना है कि सीक्वेंस जो है वो जम रहा है या नहीं जम रहा है. अगर आपको कोई डाउट लगता है, प्लीज डोंट टिक द आंसर, है ना. एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था कि सर जीएस में मेरे, है ना, हालांकि मैं जीएस नहीं पढ़ाया हूं इस बार. ठीक है, तो लेकिन ऐसे जनरल डाउट उसने पूछा कि भैया 35 के प्लस के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, क्या मुझे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने चाहिए क्या, ताकि मेरे मार्क्स बढ़े. भैया नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने से क्या मतलब है यार, है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने से क्या मतलब है. 120 क्वेश्चंस आते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि तुम 120 ही सोल्व करके आओ. तुम्हें जो आएगा तुम्हें तो उसी के नंबर मिलेंगे ना जो तुम सही करोगे. तो सही करो ना. अगर तुमने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा दिया तो उसमें तो तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी ना. अगर तुम्हें आता है क्वेश्चंस तब तो तुम नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाओगी, तब तो तुम क्यों छोड़ोगे. लेकिन जब तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा और तुम तुक्के मार रहे हो तो भैया निपट जाओगे फिर तो, है ना. क्योंकि जो मार्क्स आ रहे होंगे वो भी नहीं आएंगे, फिर तो माइनस मार्किंग हो जाएगी. जितने आते हैं उतने सोल्व करो, नहीं आते हैं, डाउट होता है तो छोड़ दो, आगे बढ़ो. समझ गए. हाँ, तुक्का तो बिल्कुल नहीं मारना. 32 सॉरी 32 में क्या कह रहा है S1, है ना. अब हम देख रहे हैं CDS 2 2024 के क्वेश्चन. आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर फुली कॉन्शियस ऑफ, कॉन्शियस के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ध्यान रखना. कॉन्शियस ऑफ यानी किसी चीज से सचेत होना, उसके बारे में जागरूक होना. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो इस सब बातों से जानते थे. क्या बातों को जानते थे? वो ये फैक्ट जानते थे कि शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैड बीन, रही थी, क्या रही थी? ऑप्रेस्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड. तो यहां पर ऑप्रेस्ड भी एडजेक्टिव है, अंडर प्रिविलेज्ड भी एडजेक्टिव है. ठीक है, यहां पर ये दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है. समझ गए. यस. तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट क्या रही है? ऑप्रेस्ड रही है एंड अंडर प्रिविलेज्ड रही है. सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी ओवर द सेंचुरीज एंड दे डिजर्व्ड अ स्पेशल डिस्पेंसेशन सो दैट देयर कंडीशन मे बी वास्टली इंप्रूव्ड. तो हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे, इस बात से पूरी तरीके से सचेत थे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हमेशा से दबी हुई और अंडर प्रिविलेज्ड यानी सुविधाओं के अभाव में रही है. ये जो सेक्शंस हैं सुविधाओं के अभाव में रहे हैं एंड सेंचुरीज तक ऐसा, दशकों तक ऐसा रहा है ना, 100 सालों तक. और ये डिजर्व करते हैं कि इन्हें स्पेशल डिस्पेंसेशन मतलब छूट दी जाए, है ना, नियम कानून में इनको थोड़ी रियायत दी जाए. S6 पढ़ो. कंसिक्वेंटली यानी इसी के परिणाम स्वरूप एडिक्वेट सेफगार्ड्स वर प्रोवाइडेड फॉर दिस कम्युनिटीज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी इसी के चलते, इसी के रिजल्टेंटली पर्याप्त सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं इन कम्युनिटीज को. हमारे संविधान के अंदर इन कम्युनिटीज को अच्छी खासी सेफगार्ड्स दिए गए हैं, प्रोटेक्शंस दी गई है. ठीक है, अब आ जाओ हमारे हेल्प करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया है, SSQQ. सबसे पहले एस पढ़ लो. फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य के लिए, सेवरल स्पेशल प्रोविजंस वर इनकॉर्पोरेटेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे सेवरल यानी बहुत सारे प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट यानी शामिल किए गए थे. कौन सा पर्पस? यही तो पर्पस है जो यहां पर S1 में कहा है कि इन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हो सके. इनको इंप्रूव करने के पर्पस से ही, फॉर दिस पर्पस, ऐसे बहुत से प्रोविजंस शामिल किए गए हैं संविधान में. फिर आ जाओ क्यू. वन सच प्रोविजन, उनमें से एक प्रोविजन. भैया SQ का सीक्वेंस बैठ गया आराम से.
एस क्यू का बैठ गया, देख लो एस क्यू और कहीं है क्या? नहीं है एस क्यू, नहीं है एस क्यू, नहीं है एस क्यू, बात खत्म। चलो अब हो गया यार श्योर, इसमें तो आपको दोबारा देखना भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 33, स्टार्टअप इंडिया इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टार्टअप इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। अब आ जाइए पीपीपी पर, पी को देख लो। दीज प्रोग्राम्स, कौन से प्रोग्राम्स? S1 में तो किन्हीं प्रोग्राम की बात नहीं हुई है, तो ये भैया खत्म हो गए, ऑप्शन नंबर डी। अरे भैया मजा आ गया, चलो आगे चलते हैं। S1, इन इंडिया द फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस वॉज कंडक्टेड ड्यूरिंग 1919 to 1920। तो इंडिया के अंदर सबसे पहले मवेशियों की जनगणना, लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है कि मवेशी, कितने मवेशी हैं आपके पास, मवेशियों की जनगणना सबसे पहले 1990 और 20 के बीच में हुई थी। ठीक है, ओके। S6 में क्या कह रहा है? पहली बार डेटा जो था वो कलेक्ट किया गया था थ्रू कंप्यूटर्स, है ना, विच यूज द टाइम, जिन्होंने टाइम बचा दिया था डेटा कलेक्शन का, डेटा प्रोसेसिंग का एंड रिपोर्ट जनरेशन का। ठीक है, ऐसा पहली बार किया गया था कहीं पर। ठीक है, तो S1 में बात हुई है कि लाइव स्टॉक सेंसस सबसे पहले कब हुई थी। अब आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर सेम है, मजा आ गया आपको। पी वाला पढ़ डालो, सिंस इट्स इंसेप्शन। इंसेप्शन यानी किसी चीज को लागू करना। सिंस इट्स इंसेप्शन, इसके इंसेप्शन से ही, किसके इंसेप्शन से? लाइव स्टॉक सेंसस के इंसेप्शन से। तो इट्स किसके लिए आया? प्राउन, इसके लिए आया, मेंटेन हो रहा है हायरार्की। ठीक है, पी वाला आपको आ सकता है, क्यू वाला देख लो। द 20th लाइव स्टॉक सेंसस वाज कंडक्टेड विद पार्टिसिपेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। तो S1 में बात हुई है पहली की, पहली लाइव स्टॉक सेंसस की। ठीक है, तो भैया सीधा उसके बाद 20th की बात हो जाएगी क्या? पहले थोड़ा बहुत तो बताएगा ना वो कि भैया इसमें क्या हुआ था, है ना, जो पहली लाइव स्टॉक सेंसस हुई उसमें क्या हुआ, उसके बारे में कुछ तो बताएगा ना। सीधा 20th पे थोड़ी आ जाएगा। समझ पा रहे हो? हैं? और नहीं समझ पा रहे हो तो यहां देखो, आप S1 को पढ़ लिया हमने, लाइव स्टॉक सेंसस जो थी सबसे पहले कब हुई थी? तब हुई थी। अब देखो क्यू, क्यू आ रहा है? नहीं। क्या पी आ रहा है? सिंस इट्स इंसेप्शन, इसके, इट्स इसके लिए आया ना, इसके इंसेप्शन यानी इसके लागू होने के बाद, है ना। इट इज बीइंग कंडक्टेड क्वेनली, यानी 50 सालों में एक बार होती है ये, है ना। 50 सालों में होता है क्या? क्वेनली का मतलब क्या होता है? हर 50 साल में एक बार या हर 5 साल में एक बार? मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, ये आप देख लीजिएगा। मतलब ये सभी स्टेट्स द्वारा इस समय अंतराल पे होती रहती है। ठीक है, जब से ये इंप्लीमेंट हुई थी पहली बार, उसके बाद से ऐसा होता रहा है कि इसको वापस से दोबारा करवाया जाता रहा है। ठीक है, पी आ गया फर्स्ट में। ठीक है, आर देख लो, दिस 5 ईयर सेंसस, वेरी गुड, ये 5 ईयरली सेंसस है। ठीक है, तो उसी सेंसस के बारे में आगे बताया जा रहा है आर में, यानी अच्छा है। फिर एस में देखो, पीएस देख लो एक बार, द मेन ऑब्जेक्टिव की बात हो गई। ऑब्जेक्टिव नहीं यार, सबसे पहले तो पीआर करो ना। सबसे पहले सेंसस की तो डिस्कशन हुई नहीं पूरी कि वो कब हुई इस्टेब्लिश, है ना, कैसे हुई, क्यों हुई। उसके पहले ऑब्जेक्टिव की बात कैसे हो जाएगी, है ना। तो हायरार्की मेंटेन हो गई, ऑप्शन नंबर ए के अंदर, बात खत्म। आगे चलते हैं 35। इंडिया हैज बीन अ वेलफेयर स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिया हमेशा से ही एक वेलफेयर स्टेट रहा है। ठीक है, अब सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। पी वाला देखो, द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स की बात हुई है। ठीक है, जो कि बनाए गए हैं विद द एम ऑफ एलिवेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी, ताकि गांव के लोगों की गरीबी दूर की जा सके। ठीक है, क्यों में बात हुई है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल गवर्नमेंटल एंडिवर्स। गवर्नमेंट की बात होगी तभी तो प्रोग्राम्स की बात होगी। यानी हायरार्की आप देखोगे तो क्यूपी की हायरार्की आ रही है। और आगे पढ़ लीजिए। ठीक है, आर वाला देख लो,
S1 में बात हुई है कि इंडिया हमेशा से एक वेलफेयर स्टेट रहा है। आर देखो, इट वॉज रियलाइज, ये रियलाइज किया गया दैट ए सस्टेनेबल स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी एलिवेशन हैज टू बी बेस्ड ऑन, पॉवर्टी एलिवेशन पे जो चीज होनी चाहिए वो इस चीज पे बेस्ड होनी चाहिए, है ना। तो पॉवर्टी एलिवेशन की बात तो हुई नहीं इस पे, समझ पा रहे हो। तो ये कैसे लिख दोगे, खत्म हो गया। एस वाला, एंश्योरिंग रूरल वेलफेयर हैज बीन वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, तो मेन ऑब्जेक्टिव्स कैसे आ गए, जब से पहले प्लानिंग तो हो ही रही है, गवर्नमेंट की स्कीम्स बन रही है, समझ पा रहे हो। क्यूपी वाला, क्यूपी वाला, अबे रुक जा यार, रुक जा, क्या सिरी, सिरी है सिरी, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ सो जा, चुप फोकट में पंचायत मत कर। चलो आगे चलते हैं। नंबर बी 35, हाँ लगा लिया ना क्यूपी का सीक्वेंस, बात खत्म, रीचेक कर लो भैया अगर आपको बिलीव ना हो तो। 37 चलते हैं। S1 क्या कह रहा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, है ना, और मेरा पता नहीं पूरा ध्यान सबसे पहले इधर ही जाता है, दो सेम ऑप्शन देख के मुझे मजा आता है, ठीक है। S1 देखो, क्योंकि एलिमिनेट होंगे ना तो एक साथ दो हो जाएंगे, इसलिए आनंद आता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज ए, यानी पीटीआई जो है एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कोऑपरेटिव है, ओन्ड बाय कंट्रीज न्यूज़पेपर्स, जो कि कंट्री के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके द्वारा ऑन की जाती है, मतलब पीटीआई के मालिक कौन है, न्यूज़पेपर्स हैं, विद ए मैंडेट टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड अनबायस्ड न्यूज टू ऑल सब्सक्राइबर्स। और ये जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ये जो है ये किस लिए बनाई गई है, ताकि इफेक्टिव और अनबायस्ड, बिना भेदभाव की, है ना। अब मुझे बताओ कि अनबायस्ड वाला, अनबायस्ड का सिनोनिम कौन सा है इन दोनों में से, अनइंटरेस्टेड या बी डिसइंटरेस्टेड। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड, अरे यार डिसइंटरेस्टेड, ठीक है। कौन सा है बताओगे, अनबायस्ड का सिनोनिम कौन सा है दोनों में से, अनइंटरेस्टेड या डिसइंटरेस्टेड। चले, टाइम स्टैम्प मेंशन कर देना ताकि मैं देख लूं कि तुम्हारा सही है कि गलत है। चलो, तो S1 में बात हुई है कि पीटीआई जो है उसका मालिक कौन है, सारे न्यूज़पेपर्स, और पीटीआई का काम क्या है वो बात हुई है। S6 में इंक्रीजिंगली मोर एंड मोर सब्सक्राइबर्स आर ऑप्टिंग फॉर सैटेलाइट रिसेप्शंस, यानी पीटीआई के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सैटेलाइट रिसेप्शंस को ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्यों वाला देखो, ओवर 500 न्यूज़पेपर्स एंड सेवरल न्यूज सर्विसेज सब्सक्राइब टू पीटीआई। S1 में बात हुई है कि पीटीआई के मालिक कौन है, न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, ठीक है। और उसके बाद बात हुई कि भाई कितने न्यूज़पेपर्स, मतलब आप और डीप में जा रहे हो, हायरार्की, सिंपल 500 न्यूज़पेपर्स। क्यों वाला सही लग रहा है, फिर भी हम आर देखेंगे, क्या पता आर ज्यादा सही हो। आर देखते हैं। पीटीआई नाउ हैज इट्स ऑन सैटेलाइट सिस्टम, पीटीआई के पास अब जो है वो ऑन सैटेलाइट सिस्टम है। अब अगर ऐसा है तो पहले कैसा था, तो पहले वाला तो बताओ पहले, तो आर शुरुआत में तो नहीं आ सकता। खत्म हो गया, दो ऑप्शन है, देखो फटाफट से। सबसे पहले मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि तुम्हें क्लियरली दिख जाए। यस, देख पाएंगे आप, यस आप देख पा रहे हैं, आप देखिए। S1 में बात हुई है पीटीआई की, और पीटीआई का मालिक कौन है, न्यूज़पेपर्स वगैरह, और पीटीआई का काम क्या है वो हमने बात की। S6 में हमने बात की कि सैटेलाइट वगैरह की बात हुई है, और भैया सैटेलाइट की बात तो यहां भी हुई है यार, हाँ ये लो यार, खत्म हो गया। S6 से पहले आर आएगा और आर इसी ऑप्शन में है, ठीक है। और कॉन्फिडेंट मत होना, सोल्व तो हो गया है ये सैटेलाइट देखकर, लेकिन इसको वापस से चेक कर लो, ठीक है।
S1 की बात कर ली हमने। फिर लगभग इतने न्यूज़पेपर्स जो है वो इसको सब्सक्राइब किए हुए हैं और बहुत सारी ओवरसीज एंटिटीज भी इसको सब्सक्राइब की हुई है। पी पी कह रहा है इट ऑफर्स इट्स न्यूज सर्विसेज इन इंग्लिश एंड हिंदी, कि पीटीआई जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में न्यूज सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फिर आगे बात एस, भाषा इज इट्स द हिंदी लैंग्वेज न्यूज सर्विस, और जब इंग्लिश हिंदी दोनों की बात हो गई है ना, तो फिर ये बोल रहा है कि जो हिंदी में प्रोवाइड करता है ना उस सर्विस का नाम क्या है, भाषा। ठीक है, यानी और डिटेल में जा रहा है, मतलब हायरार्की वाला कंसेप्ट भी लग रहा है इधर भी। मजा आ गया यार, ऑप्शन नंबर दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 38 एंड 38 के बाद शायद एक ही क्वेश्चन और है, फिर आपकी छुट्टी। चलो फटाफट से देख लेते हैं S1 क्या कह रहा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो सेटअप किया गया था बाय संगीत नाटक अकादमी इन 1959। ठीक है, क्या ऑप्शंस के वर्ड सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, सारे अलग अलग वर्ड से शुरुआत हो रहे हैं। चलिए पढ़िए पी वाला। पोस्ट एडमिशन, एडमिशन के बाद, तो पहले एडमिशन तो हो जाए। ठीक है, एस देखो, इन 1975 इट बिकेम एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, खत्म हो गया। S1 में बात हुई है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो था वो कब बना था, 1959 में। और एस में इट आया है, इट कौन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यार, इसी के लिए तो प्रोनाउन इट आया है। तो 1975 में ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी स्वयं शासी, ठीक है, यानी दूसरों के नियंत्रण से अलग होकर एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। ठीक है, फिर इसके बाद आर भी चेक कर लो। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएसडी, जब इसके बनने की बात आ गई तो फिर बात आई इसके उद्देश्यों की, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर बात आई क्यू, एलिजिबल एप्लीकेंट्स, है ना। अब जब इस पूरे की बात हो गई है ना कि एनएसडी जो है वो कब बना, कैसे बना, क्या सिस्टम रहा, ठीक है, कब वो ऑटोनोमस हुआ, फिर उसके बाद बात आ गई किसकी कि भैया इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहले ये तो एनएसडी के बारे में बात हो गई। अब बात आ रही है कि अगर कोई एनएसडी ज्वाइन करना चाहे कोई बच्चा, तो एलिजिबल एप्लीकेंट्स है उसको क्या करना पड़ता है, 2 स्क्रीन्स, है ना, मतलब he have to screen through 2 स्टेजेस, उसे 2 स्टेज से गुजरना पड़ता है। क्यू वाला सही है। फिर देखो पी, और जब वो गुजर जाएगा तभी तो एडमिशन होगा ना, जब स्क्रीनिंग हो जाएगा तो पोस्ट एडमिशन, समझ गए, एडमिशन के बाद ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी कतई सही आंसर है। आगे चलते हैं 40 क्या कह रहा है, S1 क्या कह रहा है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया के पास वर्ल्ड की सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है। S6 क्या कह रहा है, द रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स इज टू एक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स का काम ये है ना, यानी इसके पहले डिपार्टमेंट की बात आ चुकी होगी तभी तो उसके काम की बात हुई है। समझ पा रहे हो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचा करो। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स इज टू एक्ट एज ए फैसिलिटेटर एंड ए कैटलिस्ट एजेंट फॉर यूथ डेवलपमेंट, यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स है उसका काम क्या है कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है वो यूथ डेवलपमेंट के अंदर, यूथ डेवलपमेंट को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, यूथ को डेवलप करने का काम करता है। यस, आगे आ जाते हैं। द डिपार्टमेंट, इस पी से पहले किसी डिपार्टमेंट की बात हुई होगी, अ डिपार्टमेंट, तभी तो द डिपार्टमेंट आया। समझ पा रहे हो, यानी पी देखो आप, पी ये रहा, पी से पहले कोई डिपार्टमेंट की बात हुई है। अब S1 में तो नहीं हुई, यानी S1 के जस्ट बाद तो पी नहीं आ सकता, खत्म हो गया। अब पी से पहले देखो आर, क्या यहां पर आर में कोई डिपार्टमेंट की बात हुई है? द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स हुई है ना, यानी सीक्वेंस बी है। फिर भी देख लो, लेकिन आर पे तो यहां भी है। समझ पा रहे हो, यानी इन दोनों में से ही कोई होगा। तो अब वापस से आ जाते हैं, क्या आ गया हमारे पास कि ऑप्शन नंबर बी और सी में से ही कोई होगा। 40 में देखो, इंडिया हैज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, क्यों, यूथ रिप्रेजेंट्स द मोस्ट डायनेमिक। हाँ, अब यूथ पॉपुलेशन इंडिया की सबसे ज्यादा है।
अब बात हो रही है कि यूथ कहते किन्हें हैं। तो यूथ रिप्रेजेंट द मोस्ट डायनेमिक एंड वाइब्रेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा तबका जो है ना, उसको यूथ रिप्रेजेंट करता है। यानी क्यों ही फर्स्ट में आएगा, इट इज कंफर्म्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये हो गया। बस आपके लिए ये 2 प्यारी लाइनें मैंने लिखी है, इन प्यारी लाइनों को पढ़ लीजिए एंड नाउ यू कैन गो टू योर नोटबुक्स, योर बुक्स, योर रिविजन वाला मटेरियल जो भी आप कर रहे हैं करिए। 3 चीजें ध्यान रखिएगा। देखो, अभी मैं एग्जाम से 2 दिन पहले एक क्लास लूंगा, हो सकता है वो क्लास लाइव हो यूट्यूब पर, जैसा भी होगा मैं आपको मॉर्निंग में बता दूंगा। ठीक है, ये क्लास कब होगी, कैसे होगी, और उस क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा कि हाउ टू अप्रोच, मतलब कुल मिलाकर टॉपिक ये रहेगा कि व्हाट मिस्टेक्स, है ना, व्हाट आर द मिस्टेक्स नॉट टू डू इन आवर CDS एग्जामिनेशन, है ना। जब आप पेपर को सोल्व कर रहे हैं आपको क्या क्या गलतियों का ध्यान रखना है, जो मुझे पक्का पता है कि आपसे होगी। अगर आप वो वीडियो देख के जाओगे तो शायद आप उन गलतियों से बच जाओ और कुछ मार्क्स बढ़ जाए आपके। समझ पा रहे हो? बहुत छोटी छोटी गलतियां होती है लेकिन हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं जो क्लास एग्जाम से 2 दिन पहले होगी मैं उस क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं वापस। अभी नेक्स्ट क्लास क्या होगी कि नहीं होगी, देखो क्विजेस तो आप लगाते रहो, है ना, 13 सितंबर तक, और 14 सितंबर को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो क्विजेस तो आप लगा सकते हो, उसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है, सॉल्यूशंस भी साथ में दिए होते हैं। ठीक है, तो क्विजेस आप लगाते रहिए, और अगर कोई क्लास और रहेगी और होनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, और अपकमिंग क्लास में मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। और ऐसी ही चीज बताऊंगा जो आपको लास्ट टाइम में हेल्प करेगी, ऐसी कोई चीज नहीं बताऊंगा जो लास्ट टाइम में आपको हेल्प ना करे, है ना। S1 S6 का ये क्लास में इसलिए बनाया ताकि S1 S6 जो होते हैं वो बाकियों से आपको एक थोड़ा सा ऊपर एज दिलवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर किसी से नहीं होते हैं ये चीज, समझ गए। चलिए, तो बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, जय हिंद, टेक केयर, गुड नाइट, क्योंकि अभी रात का समय है।